नमस्कार विद्यार्थियों। हम अधिनायक तंत्र के बारे में बात कर रहे थे कि अधिनायक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां राजसत्ता केवल एक व्यक्ति में निहित होती है। वह व्यक्ति पूर्ण सत्ताधारी होता है, उसके आदेश ही कानून होते हैं और इसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य होता है। और अधिनायक तंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राचीन और अर्वाचीन। अधिनायक तंत्र के हमने लक्षणों के बारे में भी बात की थी। आज हम अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों के बारे में बात करेंगे। आधुनिक युग में तीन प्रकार के अधिनायक तंत्र प्रचलित हैं। पहला दलीय तानाशाही, दूसरा सैनिक तानाशाही, तीसरा फासिस्ट तानाशाही। दलीय तानाशाही जैसे सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में प्रचलित थी। सैनिक तानाशाही जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में प्रचलित थी। और फासिस्ट तानाशाही जैसे स्पेन, पुर्तगाल आदि में कायम थी। इस प्रकार की तीन अधिनायक तंत्र प्रचलित हैं। अधिनायकवाद के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि अन्याय पर आधारित थी। विजेता शक्तियों ने युद्ध में हारे हुए देशों पर यह संधि थोप दी थी। इस संधि के विरुद्ध हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में लोकमत जागृत किया और वे अधिनायक बन बैठे। दूसरा आर्थिक संकट। 1930 के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने में असफल रही। तीसरा संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका। 1930 के बाद विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका की हम बात कर रहे थे। जर्मनी और इटली के तानाशाह संसदीय संस्थाओं की खिल्ली उड़ाया करते थे। वे लोकतंत्र को बातूनी लोगों की दुकान कहते थे। चौथी लोकतंत्र शैशवावस्था में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों में लोकतंत्र स्थापित किया गया। इन देशों में लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं था। वस्तुतः लोकतंत्र शैशवावस्था में था और लोकतांत्रिक परंपराओं के अभाव में वहाँ ये व्यवस्थाएं सही रूप में संचालित नहीं हो पाई। इन कारणों के कारण से विश्व में अधिनायकवाद का उत्कर्ष हुआ। अधिनायकवादी व्यवस्था जो है वो एक तानाशाही व्यवस्था होती है, एक व्यक्ति की सत्ता होती है, लेकिन फिर भी अधिनायकवादी व्यवस्था में कुछ गुण होते हैं जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ के बजाय यहाँ कई बार अच्छा विकास भी होता है। तो अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं की सैद्धांतिक श्रेष्ठता के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरणा के जिम्मेदार हैं। जिस जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष का अभाव था वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग ऊब गए वहाँ अधिनायकवाद की स्थापना होगी। इसके गुणों की बात करें तो पहला गुण है कुशलता एवं दक्षता। अधिनायक तंत्र में शासन कुशलता से ही होता है। सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल निर्णय प्रक्रिया शीघ्रता से लिए जाते हैं बल्कि निर्णयों का शीघ्रता से क्रियान्वयन भी होता है। दूसरा है द्रुत गति से विकास। अधिनायक तंत्र में देश का तेजी से विकास होता है। देश में एक ही नेता, एक ही योजना तथा एक ही लक्ष्य होने के कारण आर्थिक साधनों का समुचित विकास और उपयोग संभव होता है। तीसरा इसका गुण है संकट काल के लिए उपयुक्त। संकट काल में अधिनायकवादी व्यवस्था सर्वोत्तम रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय एवं आदेश
एक व्यक्ति द्वारा दिए जाने के कारण इसमें आदेशों की एकता रहती है, जिससे समय पर उचित कार्यवाही करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की स्थापना। अधिनायक तंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जा सकती है। देशवासी वीर पूजा के आधार पर अधिनायक को ही राष्ट्र का मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं। अतः अधिनायक तंत्र लोगों में देश प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावनाएं जागृत करता है और उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। नेक्स्ट है विकासशील राज्यों के लिए उपयुक्त। तृतीय विश्व के विकासशील राज्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील देशों की मुख्य समस्या राजनीतिक अनुशासन कायम करना है, जिसके लिए अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। और लास्ट है बहुमुखी विकास। अधिनायकवाद का गुण है अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप के देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना के फलस्वरूप तेजी से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अनेक उद्योग विकसित हुए और समाज में नया आत्मविश्वास जागृत हुआ। इन कारणों से अधिनायक तंत्र को कई बार विकास के लिए अपनाया जाता है। लेकिन फिर भी अधिनायक तंत्र की जो व्यवस्था है उसमें दोष पाए जाते हैं। अधिनायक तंत्र में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक हैं। जहां कहीं अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आता है वह लंबी अवधि तक प्रचलन में नहीं रहा। इसके जो प्रमुख दोष हैं वो हैं कि वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है। वह राज्य रूपी बृहत मशीन का एक पुर्जा समझा जाता है। उसे विचार की स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होती और वो मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है। उनकी पहल करने की भावना भी नष्ट हो जाती है। दूसरा है राज्यवाद का समर्थक। अधिनायकवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। व्यक्ति अधिनायकवादी राज्य में दास के समान हो जाता है। वास्तव में राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। नेक्स्ट, शक्ति पर आधारित। अधिनायक तंत्र की आधारशिला शक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता के साथ कुचल दिया जाता है। इसमें हमेशा दमनकारी एवं हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है अस्थायी शासन। राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, न कि पाशविक बल। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदा अनिश्चित रहती है। उसे सदा विद्रोह का डर बना रहता है और उसकी अचानक मृत्यु होने या उसके विरुद्ध जन विद्रोह होने पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि सत्ता का वास्तविक हकदार कौन है। तो इस प्रकार से अधिनायक तंत्र के ये प्रमुख दोष हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अधिनायक तंत्र है वो लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, समानता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता उसको प्राप्त होती है, लेकिन अधिनायक तंत्र में उसके पास इस तरीके की स्वतंत्रताएं नहीं होती हैं। इसलिए अधिनायक तंत्र कभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता है। धन्यवाद।